आज की इस लीगल वीडियो में मेरे दोस्तों हम इस बात को डिस्कस करेंगे, ये जो अक्यूज पर्सन होता है, ये जो मुल्जम होता है, इसको कौन कौन से लीगल और कानूनी और आईनी हकूक हासिल होते हैं। लीगल राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन इन दिस लीगल वीडियो वी विल डिस्कस नाउ। कहा जाता है किसी मुल्क को अगर देखना हो कि वो किस हद तक सिविलाइज्ड है, तो आप ये देख लें उस मुल्क की जो कौम है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वहाँ के लॉज को किस हद तक फॉलो करती है। जितना किसी मुल्क की कौम रूल्स एंड रेगुलेशन को, लॉज को फॉलो करेगी, उतना ही कहा जाएगा कि वो जो कौम है सिविलाइज्ड कौम है। और वहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जब किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करता है, आया कि वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और प्रोसीजर है और लॉज है उसके मुताबिक गिरफ्तार करता है या नहीं करता। अगर वो उसके मुताबिक गिरफ्तार करता है तो फिर समझा जाएगा कि वो जो कौम है, वो जो मुल्क है, सिविलाइज्ड मुल्क है। तो बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जब किसी भी मुल्ज़म पे एफआईआर दर्ज होती है या नैब उस पर रेफरेंस फाइल करती है, जब उस पर क्रिमिनल केस दायर हो जाता है, तो फिर उस मुल्ज़म के पास कौन कौन से लीगल, कानूनी और आइनी राइट्स उसे मैसर होते हैं, हम इस वीडियो में अब ये डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जो राइट है मुल्ज़म का वो ये है कि अक्यूज पर्सन शैल बी प्रोज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी जब तक जो प्रोसिक्यूशन है वो शक व शुबहात से बालातर होकर किसी भी मुल्ज़िम के बारे में ये साबित नहीं कर देती कि आया कि वाकई ही उस बंदे ने ये जो क्राइम है वो कमिट किया है, तब तक वो जो मुल्ज़म होगा मुल्ज़म ही रहेगा, उसे मुजरम तस्वर नहीं किया जाएगा। यानी ये जो इस्तगासा है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कोर्ट में जब तक ये साबित नहीं कर देगी, प्रूव नहीं कर देगी कि वाकई फलां मुल्ज़म ने ही ये जुर्म कमिट किया है, तब तक यही प्रोज्यूम किया जाएगा वो जो बंदा है वो इनोसेंट है, वो जो मुल्ज़म है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो इनोसेंट है, वो मुजरम नहीं है। तो नंबर 2 जो है राइट वो ये है कि राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ये भी मुल्ज़म का आईनी इस्तेहकाक है। जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे बताया जाएगा कि आपके खिलाफ कौन कौन से इल्ज़ामात हैं। यानी उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसे बताना, उसका ये हक है मुल्ज़िम का, उसे बताया जाए किस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसको डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 10, जिसमें लिखा है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। नंबर 3 राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। ये भी जो मुल्ज़िम है उसका इस्तेहकाक है, उसे उसकी मर्जी का वकील हायर करने की इजाज़त दी जाए, जिसके साथ वो जो मुल्ज़िम है कंफर्टेबल है, जिस वकील के साथ, ये भी मुल्ज़िम का राइट है, उसे वही उसका मनपसंद वकील हायर करने की इजाज़त दी जाए। ये नहीं हो सकता कि रियासत पाबंदी उस पर लगा दे कि वो फलां वकील हायर नहीं कर सकता। ये आइनी हकूक है मुल्ज़िम का कि जो बताता है आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 340 भी ये बताता है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस है। ये मुल्ज़िम का इस्तेहकाक है कि वो अपनी मर्जी का वकील हायर कर सकता है। नंबर 4 राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर इलाका मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। यह भी मुल्ज़िम का राइट है कि जब मुल्ज़िम को रियासती इदारा गिरफ्तार करता है या पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करें। और अगर मजीद तफ्तीश के लिए मुल्ज़िम रिक्वायर्ड है तो फिर अगर इलाका मजिस्ट्रेट रिमांड दे देता है तो फिर ही आप तफ्तीश कर सकते हैं, बसूरत दीगर उसे जुडिशल कर दिया जाएगा। ये मुल्ज़िम का इस्तेहकाक है, उसका राइट है विद इन 24 आवर उसे इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाए। ये जब अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था तब उन्होंने 24 आवर्स लिखे थे, तब ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जदीद नहीं था, तब तांगा होता था या बैलगाड़ी होती थी या गधा गाड़ी होती थी या पैदल चलकर जो पुलिस वाले होते थे वो मुल्ज़िम को अदालत में पेश करते थे। अब जबकि जदीद ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम आ गया है, अब इस कानून में तब्दीली होनी चाहिए और 24 घंटा बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम 10 घंटे होना चाहिए। 10 घंटे के अंदर अंदर भी पुलिस जो है, जो रियासती इदारे हैं, जो पुलिस एजेंसी है, वो फिर भी जदीद ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए 6 घंटे में भी इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर सकती है। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ये जो पुलिस एजेंसी है, ये जो रियासती इदारे हैं 24 घंटे में मुल्ज़िम को पेश नहीं करते। बहरहाल ये मुल्ज़िम का इस्तेहकाक है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाए। और इसे जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 10 का सब आर्टिकल 2 है वो डील करता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 61 भी यही कहता है कि 24 घंटे के अंदर मुल्ज़िम को इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। नंबर 5
राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, ये भी जो है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को बताता है फेयर ट्रायल का राइट होगा, मुलजम को भी पूरे तरीके से सुना जाएगा, उसके भी जो उसके पास गवाहान होंगे, उसके पास भी जो सबूत होगा वो भी देखा जाएगा, फिर जाके ही जो है कोर्ट उसका फैसला करेगी। यानी ये 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 10A की इंसर्शन की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नंबर 6, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी ये आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का ये कहता है कि मुलजम को वकूए के वक्त नाफिजुल अमल जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जिस वक्त एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब मुलजम ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और साबित हो जाता है, उसी वक्त जो कानून नाफिजुल अमल होगा उसी के मुताबिक उसे डील किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि बाद में अगर उसी कानून की सजा अगर बढ़ा दी गई हो तो मुलजम को भी बढ़ाई हुई सजा मिलेगी। जिस वक्त एट द कमीशन ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम, एट द कमीशन ऑफ क्राइम, जब मुलजम ने कोई क्राइम कमिट किया होगा उस वक्त जो नाफिजुल अमल कानून होगा, उस वक्त जो नाफिजुल अमल कवानीन होंगे उनके मुताबिक ही जो अक्यूज पर्सन होगा उसे सजा मिलेगी। या अगर उस वक्त अगर सजा कम थी और बाद में अगर बढ़ा दी गई तो बढ़ाई उस सजा से नहीं दी जाएगी, बल्कि जो सजा कम थी अगर साबित हो जाता है वो सजा से फिर मिलेगी। और इसे जो डील करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आर्टिकल 12 है, 12 है, वो डील करता है। आगे जो है वो अक्यूज पर्सन का राइट नंबर 7, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट है, यानी मुलजम को एक ही जुर्म में दोहरी सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि एक जुर्म में 2 दफ़ा से ट्रायल नहीं होगा, 2 दफ़ा सजा से नहीं मिलेगी, एक ही दफ़ा से एक ही जुर्म में सजा मिलेगी। और इसको डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 13A, जिसमें ये लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट होगी। आगे मुलजम का राइट नंबर 8 ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी मुलजम को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि मुलजम अदालत में ये कहे कि उसने ये जुर्म कमिट किया है। इसको भी डील करता है आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगी, यानी मुलजम को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आगे जो है मुलजम का राइट नंबर 9 ये है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी इंसान की इज्जत की पामाली नहीं की जाए। अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम है, उसे अगर आपने गिरफ्तार करना है तो उससे आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही गिरफ्तार करना है। आपने ये नहीं है उसकी चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करके उसके घर ज़बरदस्ती दाखिल हो जाना है, उसको गिरफ्तार करना है। आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, अगर मुलजम गिरफ्तार करना, मिसाल के तौर पर अगर मुलजम अपने घर में मौजूद है तो आप वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट से लेकर जाएंगे तो फिर जाके आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसको डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 वो ये कहता है कि इंसान की डिग्निटी जो होगी उसको पामाल नहीं होने दिया जाएगा। आगे जो है अक्यूज पर्सन का राइट नंबर 10 है, वो ये कहता है नॉट टू बी टॉर्चर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, यानी मुलजम से कन्फेशन करवाने के लिए उसको ना जहनी टॉर्चर किया जाएगा, ना जिस्मानी टॉर्चर किया जाएगा, ना उसे नंगा किया जाएगा, और ना ही कोई ऐसा टॉर्चर किया जाए जिसकी वजह से वो मजबूर हो के वो बंदा, वो मुलजम ये कहे कि उसने ये जुर्म कमिट किया है। इसको डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 का सब आर्टिकल 2। आगे अक्यूज पर्सन का राइट नंबर 11 जो है वो ये है राइट टू गेट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन विच द प्रोसिक्यूशन रिलाइज, यानी मुलजम को इस्तगासा के गवाहान के की कापियाँ, जो गवाहान ने स्टेटमेंट दी है वो कापियाँ दी जाएंगी, और जो FIR कापी वो से मिलेगी, और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी से दी जाएगी, और काउंसिल के बयान वगैरह जो भी होगा वो उनकी कॉपियाँ उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और अगर मजिस्ट्रेटिव ट्रायल होगा वो होगा अंडर सेक्शन 241A के तहत, उसमें उसे कापियाँ जो भी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अगर वो सेशन ट्रायल होगा वो डील करता है अंडर सेक्शन 265C के CRPC के, यानी मुलजम को गेट द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन विच प्रोसिक्यूशन रिलाइज, जिन पर प्रोसिक्यूशन जो है इस्तगासा जो है रिलाइज करती है कि इन जो है वो सबूतों की बुनियाद पर वो चाहती है कि फ़लाँ बंदे ने ये जुर्म किया, उसे सज़ा मिले, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कापी फ्री ऑफ कॉस्ट मुलजम को दी जाएगी। आगे जो है वो
मुल्ज़म का राइट नंबर 12 वो ये कहता है, राइट टू इंसिस्ट दैट एविडेंस बी रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यानी मुल्ज़म को ये हक हासिल होगा कि उसके खिलाफ जो भी गवाही दी जाएगी उसकी मौजूदगी में दी जाए, सिवाय सब एग्जेम्पशंस के। उसके खिलाफ जो भी गवाही है उसका इस्तेहकाक है उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाई जाए। आगे मुल्ज़म का जो राइट नंबर 13 है वो ये कहता है, राइट टू हैव ड्यू नोटिस ऑफ द चार्जेस। यानी मुल्ज़म को इस पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में क्या क्या इल्ज़ामात हैं उसके बारे में भी उसे बताया जाएगा। आगे जो है राइट नंबर 14 जो है 14 जो है, राइट टू टेस्ट द एविडेंस ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी मुल्ज़म को इसके खिलाफ दी जाने वाली गवाही पर भी जीरा का हक हासिल होगा। यानी जो उसके खिलाफ गवाही दे रहा है उससे ये हक हासिल होगा वो खुद या अपने उसका वकील उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करे, उस पर जीरा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आगे जो राइट नंबर 15 है वो ये है कि राइट टू हैव हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड। यानी मुल्ज़म को उसका तभी मुआयना कराने की इजाज़त होगी, उसका इस्तेहकाक होगा। मिसाल के तौर पर अगर लड़ाई होती है मुल्ज़म किसी के साथ और वो सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है और मर्डर में उस पर कोई भी चोटें आती है, उसको भी फाइल लगता है, तो ये इस बुनियाद पर उसका मेडिकल नहीं रोका जाएगा कि उसने फलां बंदे का मर्डर किया है। उसका भी एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का उससे भी मुकम्मल अख्तियार हासिल होगा। या मिसाल के तौर पर किसी पर ये इल्ज़ाम है कि उसने फलां जो खातून है उसका रेप किया है और जो मुल्ज़म कहता है वो ये कहता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि उसका रेप कर दूँ, मेरा मेडिकल करवाया जाए, तो ये भी उसका मुल्ज़म का इस्तेहकाक है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उसका करवाया जाए। और ये जो है सेक्शन 53A है CRPC का, जो इस बारे में कहता है राइट टू हैव हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड। आगे जो है राइट नंबर 16 वो ये है कि राइट टू प्रूव डिफेंस विटनेस। जिस तरह प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट है कि वो किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए अदालत में गवाहान पेश करे, इस तरह मुल्ज़म के पास भी रिबटल के लिए उसके पास ये राइट्स मौजूद है। अगर किसी अक्यूज़ के बारे में उसके पास ये गवाहान मौजूद है जिनसे ये साबित होता हो कि वो मुल्ज़म उसने ये जुर्म कमिट नहीं किया, तो वो भी कोर्ट में अपनी दिफा में विटनेसेस को पेश कर सकता है। आगे जो मुल्ज़म का राइट नंबर 17 है वो ये है, राइट टू बी ट्राइड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जज। इसको डील करता है सेक्शन 191 और 192 CRPC का। यानी कि मुल्ज़म का ये इस्तेहकाक है, उसका राइट है, अगर उसे पता चल जाए कि फलां जज इसके पास उसकी हेयरिंग हो रही है वो बाइस्ड है, या उसे ये पता चल जाए कि फलां जो जज इसके पास उसका केस है वो जो जज साहब है मुद्दई के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, तो फिर वो रीजनेबल ग्राउंड्स बयान करके अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर उसका केस जो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल होगा तो वो फिर सेशन जज को एप्लीकेशन गुजारेगा, और अगर उसका ट्रायल सेशन ट्रायल होगा तो फिर वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गुजारेगा कि जिस जज साहब के पास मेरा केस है वो मुद्दई का दोस्त है या मुद्दई का रिश्तेदार है, इस वजूहात की बिना पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा केस किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर ये साबित कर देता है तो उसका केस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे जब मुल्ज़म का राइट नंबर 18 है वो ये है, राइट टू सबमिट रिटन आर्गूमेंट्स। यानी फैसले से पहले अगर मुल्ज़म ऑरली ज़बानी तौर पर सही तरीके से कोर्ट को कन्विंस ना कर पा रहा हो तो उसके पास ये अख्तियार हासिल है, उसका ये इस्तेहकाक है कि वो इन राइटिंग वो आर्गूमेंट्स लिख कर भी दे सकता है कि जिसकी वजह कि वो समझे कि वो जज को कन्विंस कर सकता है, तो वो फिर रिटन आर्गूमेंट्स भी कोर्ट में पेश कर सकता है। आगे मुल्ज़म का जो राइट नंबर 19 है वो ये है कि राइट टू बी ट्राइड इन ओपन कोर्ट। यानी मुल्ज़म का ये इस्तेहकाक है, उसका ये राइट है, उसे जो है वो ओपन कोर्ट में सुना जाए। और ओपन कोर्ट में आप जाके भी सुन सकते हैं, ऑडियंस भी जाकर बैठ सुन सकती है कि इसको जो डील करता है वो सेक्शन 392 CRPC है, जिसके मुताबिक मुल्ज़म का ये इस्तेहकाक है उसका जो केस किसी भी कोर्ट में लगा हो इन कैमरा ना हो, उसकी ओपन हेयरिंग हो ताकि सब सुन सकें केस को। आगे मुल्ज़म का जो राइट नंबर 20 है वो ये है कि राइट टू प्राइवेसी इन सर्टन केसेस। बाज़ केसेस में जो है वो इन कैमरा जो है वो ट्रायल चलता है। मिसाल के तौर पर रेप का केस है, 376 का केस है, या अननेचुरल ऑफेंस का केस है, या ऐसा केस 354 A का केस है जिसमें किसी भी औरत को बरहना करके उसको
जो है पब्लिक के सामने लाया गया हो। इन केसेस में ये मुल्ज़म का इस्तेहकाक है उसे जो है इन कैमरा उसके खिलाफ जो है जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको इन कैमरा सुना जाए। और इसको जो डील करता है वो सेक्शन 352 का सब सेक्शन 2 है वो डील करता है। आगे जाए मुल्ज़म का राइट नंबर 21 वो ये है, राइट टू बी रिलीज ऑन बेल इफ अरेस्टेड आर राइट टू बी रिलीज कन्विक्टेड पर्सन ऑन बेल पेंडिंग इन अपील। यानी ये मुल्ज़म का इस्तेहकाक है, अगर मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया है और अगर उसकी बेल बनती हो ऑन मेरिट उसे बेल पर रिलीज किया जाए, या अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, अगर वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया और अपील उसकी पेंडिंग है तो फिर भी ये मुल्ज़म का इस्तेहकाक है उसे बेल पे रिहा कर दिया जाए। आगे मुल्ज़िम का राइट नंबर 22 है वो ये है कि राइट टू अपील एंड रिवीजन। अपील का भी मुल्ज़िम का राइट है और रिवीजन का भी राइट है। अपील का जो सेक्शन है वो 404 CRPC है, इसके तहत फाइल होती है, और रिवीजन का जो सेक्शन है 439 CRPC है। आगे जो राइट नंबर 23 है वो ये है कि राइट टू गेट कॉपी ऑफ द जजमेंट व्हेन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। यानी जब मुल्ज़म के खिलाफ ये साबित हो जाए कि मुल्ज़म ने वो फलां जुर्म किया है, मिसाल के तौर पर चोरी उसने अगर की है, ये साबित हो जाता है और उसे सज़ा हो जाती है, तो फिर उसको जजमेंट की कॉपी, फैसले की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसको डील करता है सेक्शन 371 CRPC। आगे मुल्ज़िम का राइट नंबर 24 है वो ये है कि राइट नॉट टू बी अरेस्टेड अनलॉफुली। यानी मुल्ज़िम को आप गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर मुल्ज़िम ने कोई जुर्म किया है या उस पर इल्ज़ाम है, वो घर में अगर है, तो आप बगैर इजाज़त उसके घर दाखिल नहीं हो सकते। प्राइवेसी ऑफ होम ग्रांटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी आप वायलेशन नहीं कर सकते। यानी आप मुल्ज़िम को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपने गिरफ्तार करना, अगर आपको पता चल जाए फलां घर में वो बंदा वो मुल्ज़िम रूपोश है, तो आप कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आएंगे। सर्च वारंट लाकर आप वारंट ऑफ अरेस्ट लाएंगे। वारंट ऑफ अरेस्ट लाकर आप उसे उस घर में जाकर बैठे हुए गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी गैर कानूनी तौर पे आप अनलॉफुली गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे मुल्ज़िम का राइट नंबर 25 वो ये है, इन केस ऑफ फीमेल अरेस्ट एंड सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन। यानी ये जो CRPC का सेक्शन 52 है उसका ये तकाजा है कि जब आप किसी खातून को गिरफ्तार करने जाएंगे तो उसे खातून ही गिरफ्तार कर सकती है, फीमेल को फीमेल ही गिरफ्तार कर सकती है, उसे मेल गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसको डील करता है सेक्शन 52 CRPC का। आगे मुल्ज़िम का राइट नंबर 26 वो ये है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। यानी मुल्ज़िम को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रख सकते। अगर आपने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है तो आपने 24 घंटे के अंदर आपने उसको इलाका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करना है, हर सूरत में करना है। आप उसको गैर कानूनी तौर पर 2, 4, 6, 10 दिन अपनी पास महबूस कैद में नहीं रख सकते। आगे मुल्ज़िम का राइट नंबर 27 वो ये है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल सर्चेज। मुल्ज़िम की तलाशी जो है वो गैर कानूनी तौर पर नहीं ली जाएगी। ये थे मुल्ज़िमों के राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और हमारे कानून ने दिए हैं कि जो भी मुल्ज़िम हो उस पर अगर FIR हो जाए या उस नैब ने उस पर रेफरेंस फाइल किया हो या उस पर क्रिमिनल केस बन जाए, तो ये बनने के बावजूद ये नहीं समझा जाए कि वो बंदा मुजरिम हो गया है। उसके जो राइट्स हैं उसे वो राइट्स हर मुल्क देता है। जो भी सिविलाइज्ड मुल्क है वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो कुछ कर सकता है वो कर ले, और उसको ये राइट्स हैं उसकी मर्जी का उसे वकील करने की इजाज़त दी जाएगी। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर वो जो खातून होगी उसकी जो तलाशी वो फीमेल खातून ही लेगी, उसकी इलीगल डिटेंशन नहीं की जाएगी, वगैरह वगैरह। ये जो तमाम जो है राइट्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने दिए हैं और हमारे भी दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करके कमेंट करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।